हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज, और ये 10 एमसीक्यूज होंगे आपके हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज वाज। अब देखिए, हमारे देश में सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो थी पुर्तगीज, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे पुर्तगीज से? ए ऑप्शन है हमारा एल्बेक्रिक्यू, बी है जोआ दे कास्ट्रो, सी है फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, एंड डी है नूनो दा कुना। अब देखिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? अब हमें पता है हमारे भारत को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि पुर्तगीज की तरफ से फर्स्ट पर्सन यही थे जो भारत आना चाहते थे। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, मैं किस फॉर्मेट में पूछ रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन थे जो भारत की ओर चले थे, लेकिन भारत पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने किया था। हेनरी या फिर प्रिंस हेनरी, ऐसी नाम याद रख लो उनको, प्रिंस हेनरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था, प्रिंस हेनरी। और इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए सेकंड पर्सन आए, इनका नाम था बार्थोलोम्यो डायस। बार्थोलोम्यो डायस, ठीक है। ये आए थे 1487 में, और इन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आए थे वास्को डिगामा, ठीक है जी। तो थर्ड अटेम्प्ट था वास्को डिगामा का, और ये सक्सेसफुल हो गया था, वास्को डिगामा पहुंच गए थे। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले पर्सन जो साउथर्न अफ्रीका का साउथर्न मोस्ट टिप है, जिसको कहा जाता है हाँ केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे बार्थोलोमेओ डायस, और इन्हीं के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट वाइसरॉय, देखिए वास्को डी गामा जब भारत आए 1498 में, इनका जोरदार स्वागत करा गया कैलिकट में। कैलिकट को आज की डेट में कोझिकोड भी कहा जाता है, ठीक है। और उस टाइम वहाँ के राजा थे जैमोरिन, है ना। और जो वास्को डी गामा थी, उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, मसाला है, और अपने साथ बहुत सारे मसालाज ले भी गए थे। एक्चुअली में ट्रेड तो पहले भी चलता था, लेकिन सिल्क रूट बंद होने की वजह से ये न्यू ट्रेड रूट फाइंड किया गया था पुर्तगीज़ की तरफ से। और बहुत सारे यूरोपियन नेशन चाहते भी थे कि भारत और चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड रूट है वो खुल जाए। और आपको पता है ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, जहाँ पे आज की डेट में टर्की वाला रीजन है, या फिर हाँ ये वाला रीजन ही आप समझ लो, वहां पर एक तरह से रोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो सिल्क रूट पूरा ब्लॉक हो जाता है, और यूरोपियन नेशन के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचता कि हम यहाँ से तो रूट नहीं मतलब चला सकते अपना। जैसे पुर्तगीज से डायरेक्ट इंडिया और चाइना तो हम नहीं जा सकते वाया सिल्क रूट, क्योंकि यहाँ पर कब्जा हो गया रोमन एम्पायर का। तो इन्होंने एक न्यू फाउंड करा जो बिल्कुल ही ओशियन के थ्रू होते हुए जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो हिस्ट्री के सेशन में देख सकते हो। हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन ही मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया जब पुर्तगीज हमारे भारत में आए थे, और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो आई थी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगीज के, सॉरी फर्स्ट वाइसरॉय या फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगीज के, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। इनके क्या एफर्ट्स थे हमारे इंडिया के प्रति, मतलब इन्होंने किस तरह से पुर्तगीज को एस्टेब्लिश किया था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नेवी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। अब नेवी आर्मी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली अगर कोई भी यूरोपियन कंपनी आएगी तो उनको ये रेजिस्ट कर सकते हैं। और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पुर्तगीज के फर्स्ट रियल गवर्नर या रियल वॉइसरॉय कौन थे, तो आपका आंसर होगा एल्बेक्रिक्यू। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब इनको रियल गवर्नर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने सही मानने में पुर्तगीज को स्टैब्लिश किया था। अब पुर्तगीज यहाँ पर आ तो गए थे 1505 में, ये 1505 में फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। लेकिन 1510 में फर्स्ट टाइम पुर्तगीज भारत का एक एरिया जीतते हैं बीजापुर के सुल्तान से, गोवा वाला एरिया। गोवा जीत जाते हैं बीजापुर के सुल्तान से, और उन सुल्तान का नाम है यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और
इन्होंने ही सती प्रथा को खत्म करा और धीरे धीरे पुर्तगीज को एस्टेब्लिश करना शुरू करा। तो डेट्स वाई इनको अल्बुकर्क को रियल वायसरॉय या फिर रियल गवर्नर कहा जाता है। ठीक है जी, तो चलिए एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। 1505 में फर्स्ट गवर्नर आए थे पुर्तगीज के, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर इन इंडिया। अब फ्रीडम फाइटर के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल नॉवल थी, और ये डेफिनेटली आपको पता भी होगा, बहुत फेमस नॉवल है। चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। परीक्षा गुरु, बी ऑप्शन है आनंद मठ, सी है रंगभूमि एंड डी है पद्मावत। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। तो चलिए होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। गाइस इसका आंसर है आनंद मठ। अब आनंद मठ लिखी किसके द्वारा गई थी? ये एक तरह की बंगाली नॉवल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये लिखी किसने थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ईयर भी पूछा जाता है 1882 में। बाकी जो ऑप्शंस में दी हुई है मैं बता देता हूँ, ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। परीक्षा गुरु ये लाल श्रीनिवास दास ने लिखी थी, और रंगभूमि ये पूछ लिया जाता है, हालांकि ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे एसएससी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि रंगभूमि किसने लिखा था ये नॉवल? प्रेमचंद। और पद्मावत तो आपको पता ही है, इसके साथ साथ कंट्रोवर्सी भी आई थी, है ना, बॉलीवुड में जब ये मूवी बनी पद्मावती, फिर उसका नाम चेंज करा गया। और ये पूरी की पूरी मूवी कौन से एक स्पेशल ऑथर के द्वारा जो लिखी गई थी स्टोरी, उसके ऊपर बेस्ड थी। तो ये नाम पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। हालांकि ईपीएफओ में मेडल आना नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता, नॉवेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। हालांकि एंशियंट से तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मेडिवल से आ सकता है, क्योंकि 1500 के नियर अबाउट ये नॉवल लिखी गई थी, ठीक है, तो सुर्खियों में उसी समय आई थी। मलिक मोहम्मद जायसी, अगर मैं गलत ना हूँ यहाँ पर ईयर ईयर को यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा गूगल से, ईयर मेरे को ध्यान नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी। बाकी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने रूल करा था 1296 टू 1320। ठीक है, इस नोवेल का टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई थी। तो एक ही नाम आपने यहाँ पे याद रखना है, आनंद मठ, जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये नॉवल लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सितंबर 20 1932 महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट। यरवदा जेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स को जब भी लगता था ना हमारे इंडियंस में इंडियंस इनके इंगेस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं या इनके इंगेस्ट जा रहे हैं, ये जेल को भर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या कुछ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स इस जेल में बंद हुए हैं। यरवदा जेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जेल थी ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी इनके अगेंस्ट आवाज उठाता था तो इस जेल में भर दिया जाता था। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी 1932 में यरवदा जेल में थे, जब आपको याद होगा आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके महात्मा गांधी जी लौट रहे थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब अटेंड करके पहुंचे थे महात्मा गांधी जी इंडिया, तो महात्मा गांधी जी को साथ के साथ जेल में बंद कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, इसको तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ठुकरा चुके थे, मतलब ये तो हम अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है जी। और सेकंड के लिए मना लेते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो जाता है। अब फर्स्ट के ड्यूरेशन में यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा होता है। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में मैं आपको एक यहाँ पर याद दिलाता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा, दांडी मार्च, है ना। दांडी मार्च किया था फर्स्ट टाइम, गांधी जी फेवर में आए थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें रूल्स एंड लॉ को ब्रेक करना है। ठीक है, इसको कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अभी तक गांधी जी के द्वारा क्या चल रहे थे, एक एक तरह से सत्याग्रह चल रहे थे। सत्याग्रह में कहीं पर भी ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे उनको ब्रेक नहीं करा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ था गांधी जी के द्वारा कि हम ब्रिटिशर्स अब हमारी बात नहीं मान रहे, तो ब्रिटिशर्स के जितने भी बनाए हुए लॉ हैं उनको हम ब्रेक करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के चलते हुए दांडी मार्च हुआ। अब दांडी मार्च को गांधी जी वापस ले लेते हैं 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता। और उसके बाद गांधी जी को इरविन बोलते हैं कि आपने अब जो आरटीसी सेकंड है इसको अटेंड करने के लिए जाना होगा आपको लंदन।
तो गांधी जी यहाँ पर एग्री कर जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है, वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये वो है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ अवार्ड का जिक्र होता है। कॉमनवेल्थ अवार्ड कौन देता है यहाँ पर? जो ब्रिटिश के पीएम होते हैं, मैकडोनल्ड। अब ये एक्चुअली में क्या चाहते थे कि जो इंडिया में हिंदूज है ये भी एक तरह से डिवाइड हो जाए। अब इसको आप किस तरह से समझोगे? जैसे 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन है जो इलेक्शन में खड़ा है, तो उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देंगे, हिंदू वोट नहीं देंगे, मतलब अदर कम्युनिटीज की वोट गिनी ही नहीं जाएगी, सिर्फ मुस्लिम्स को मुस्लिम ही वोट देंगे। और यहाँ पर यही सिनेरियो जो ब्रिटिशर्स है वो चाहते थे हिंदुओं में भी हम कर दें, मतलब हिंदुओं को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दलित नॉन दलित। अब जो दलित हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड रखी गई थी वो बी आर अम्बेडकर जी ने रखी गई थी, और इसको ब्रिटिशर्स मान लेते हैं और ये एक अवार्ड रखते हैं, कॉमनल अवार्ड। मतलब ये नाम है अवार्ड, कोई ऐसा पार्टी या अवार्ड फंक्शन नहीं चल रहा था, ये नाम है इसका, कॉमनल अवार्ड, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी की जो बात थी उसको यहाँ रखा गया आरटीसी सेकंड में ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स एग्री कर जाते हैं कि हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। और महात्मा गांधी जी इसी बात पर गुस्से में आकर जो पूरी मीटिंग होती है वो मतलब एक तरह से कंप्लीट करके नहीं आते, छोड़कर आ जाते हैं। जैसे ही छोड़कर आते हैं, ब्रिटिशर्स को पता था कि अब गांधी जी गुस्से में आए हैं और गांधी जी यहाँ पर आकर कोई ऐसा इवेंट करेंगे, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, यरवदा जेल में। लेकिन गांधी जी जेल में रहते हुए ही फास्ट पर चले जाते हैं, और फास्ट अनटू डेथ, मतलब बिल्कुल नाराज हो जाते हैं यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी से कि आपने इस तरह की डिमांड कर कैसे दी, हम हिंदुओं में डिवीजन देखना ही नहीं चाहते। फिर बी आर अम्बेडकर जी को यहाँ पर मनाने पहुंचते हैं कुछ कांग्रेस के लीडर, लाइक जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। फिर बी आर अम्बेडकर जी एग्री कर जाते हैं बात पर, और गांधी जी को बी आर अम्बेडकर जी मनाने पहुंचते हैं। और फिर आपने यहाँ पर डेफिनेटली सुना होगा पूना पैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1932 में हुआ था। और डेट तो वैसे नहीं आती, गांधी इरविन समझौता की डेट आ जाती है, बट चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 24 सितंबर को हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता, और ये समझौता क्या था कि बी आर अम्बेडकर जी हिंदुओं को अब डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड कर रहे थे, जो ये एक तरह का कॉमनल अवार्ड था, इसके इंगेस्ट में जाकर यहीं बात करेंगे। सॉरी। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हो जाता है, ठीक है जी। अब ये कब होता है? 1932 में, पूना पैक्ट में। ओके। अब यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि गांधी जी फेवर में चले जाते हैं रिजर्वेशन के। गांधी जी कहते हैं ठीक है, आप यहाँ पर दलितों की बात कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि दलित के साथ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको बताया था सोशल रिफॉर्म्स में जो ब्राह्मणिकल एक हमारे यहाँ पर कल्चर था, बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंस में था, ठीक है। कहीं ना कहीं जो दलित थे वो एक तरह से डिप्रेस थे, ठीक है। ये मैंने आपको सोशल रिफॉर्म्स में बताया था अच्छे से। अब यहाँ पर गांधी जी रिजर्वेशन की फेवर में चले जाते हैं कि ठीक है, आप अपलिफ्ट कीजिए दलित को, हम भी अपलिफ्ट करेंगे। और गांधी जी 1933 से, ये डेट भी आप याद कर सकते हो, नवंबर 7 के आसपास की बात है, यहाँ से लेकर 29 जुलाई 1934 तक गांधी जी एक हरिजन कैंपेन भी चलाते हैं, और दलित को ये बोलते हैं कि हरि के पुत्र हैं, मतलब ऐसा कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हरिजन समाज से एक तरह से लिंक कर देते हैं महात्मा गांधी जी, और एक हरिजन वीकली भी चलाते हैं, और फंड भी इकट्ठा करते हैं हरिजन जो सोसाइटी है उनके लिए। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क करते हैं जो दलित हैं उनके अपलिफ्ट के लिए, ठीक है, हरिजन समाज। और ये कब से कब तक कंपेन चलाया था? नवंबर 7 1933 से लेकर 29 जुलाई 1934 तक। और ये कंपेन चलाया कहाँ से था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्धा आश्रम से। वर्धा आश्रम, ठीक है जी, वर्धा हरिजन कंपेन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कॉमनल अवार्ड क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, और जितने मैंने आपको बताया इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर whose लीडरशिप वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। अगर आपने हिस्ट्री के सेशन मेरे कंप्लीट देखे हैं तो डेफिनेटली आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जितने भी हम हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। अब ये जो कम्युनिस्ट नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये 1934 में कौन लेकर आया था? एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी। बी ऑप्शन है आचार्य नारायण देव जी, जयप्रकाश नारायण जी। सी है सुभाष चंद्र बोस जी, पीसी जोशी। डी है साइफुद्दीन
किशलोव एंड राजेंद्र प्रसाद। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है बी, आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण जी। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में आई क्यों, इसका क्या रीजन था? देखिए, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सेकंड लॉन्च करते हैं, पार्ट सेकंड। अब ये जो पार्ट सेकंड था ना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स सभी के सभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सन होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। अब जेल में रहते हुए यहाँ पर जो डिस्कशन है होती है कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण की। फिर बाद में चलकर ये मई के आसपास की डिस्कशन है और अक्टूबर में फाइनली एक पार्टी बना दी जाती है। ठीक है जी, आचार्य नारायण देव। और ये पहले मई में ये एक बिहार वाले एरिया में होती है पार्टी, उसको नेशनल लेवल पर अक्टूबर पर लेके जाया जाता है, ये ऐसे समझ लो आप। तो आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण मिलकर बनाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपने डेफिनेटली सुना होगा, आजकल न्यूज़ में चलता रहता है राइट विंग लेफ्ट विंग। हालांकि राइट विंग लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, हमें चाहिए भी, मतलब आना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर ये समझिए, जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो तो राइट विंग की थी। अब ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ये राइट विंग की ही लेफ्ट विंग की थी। ठीक है, मतलब राइट विंग की लेफ्ट विंग पार्टी थी, ऐसे समझ लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रहकर ही एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये अलग नहीं थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही एसोसिएट थी, लेकिन इनकी विचारधारा अलग थी, ऐसे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर होता क्या है, 1935 का दौर था, ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक एक्ट लेकर आ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ सबको पता था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती नहीं थी कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो चाहती थी कि हम यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर जीत कर जाएं। अगर जीत कर जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स के जो एक तरह के इरादे हैं, जो हमारे इंडिया में वो राज करना चाहते हैं और जो भी वो बिल वगैरह पास करना चाहते हैं, हम उसका अंगेज जाकर वोटिंग करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से समझो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अंगेज चल रही थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे उस टाइम, जिनकी सबसे ज्यादा एक तरह से हर लीडर मानते थे, वो थे महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी वो इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ही खिलाफ थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने भी अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे थे कि हमें गांधीज्म की जो फिलोसफी है उसको लेकर चलना होगा, लेकिन हम गांधीज्म के फेवर में चलते हुए देश को आजाद नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर आप एक ही पर्सन को यहाँ पर लेकर चलो, महात्मा गांधी जी, इनके जो विचार थे वो अलग अलग थे। और महात्मा गांधी जी यहाँ तक ये भी कह दिया था कि अगर 1937 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जीत जाती है तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दूंगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन गांधी जी एक विचार है, गांधीयन फिलोसफी है, और गांधी जी हमेशा अपने विचार पर ही चले हैं। ठीक है, अगर मतलब प्रॉपर एक आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर करी होगी, जितने ही मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उसमें मैंने आपको यही बताया कि गांधी जी की जो समझदारी थी उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे देश को आज़ादी मिली। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और ये कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के फेवर में भी थे। ये चाहते थे, जैसे रशिया में आइडियोलॉजी आई है, रशिया में एक रिफॉर्म आया है, उस तरह से हमारे इंडिया में भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना कि ये पार्टी के फाउंडर कौन थे, आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज कोमागाथा मारू इंसिडेंट? अब कोमागाथा मारू इंसिडेंट क्या था? क्या ये एक आर्मी यूनिट थी, क्या ये हार्बर थे, एक शिप थी, या इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी? अच्छा, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये 1914 के आसपास का सिनेरियो है। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ? अब देखो, हमारे इंडियंस जो हैं वो आज नहीं लाइक करते बाहर जाना। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप मतलब देखते ही हो आसपास के एरिया में, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर जाने की बात करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जर्मन, या फिर जापान। ठीक है, मतलब कहीं पर भी उनको बाहर जाना है और बाहर जाके अच्छा खासा अर्न करना है ना। ये ट्रेंड है हमारे भारत में आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, उस टाइम भी था। तो 1914 में बहुत सारे हमारे इंडियंस, मोस्टली जो पंजाब से थे, वो जाना चाहते थे कनाडा। ठीक है जी। अब ये एक जैपनीज शिप थी। ठीक है जी,
और जापानीज शिप के थ्रू ये कनाडा पहुंच रहे थे और ये वाया हांगकांग होकर कनाडा जाना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, कोमा घाटा मारू शिप में ये सारे के सारे पर्सन जब जाते हैं तो ये कनाडा के जब बॉर्डर पर, मतलब कनाडा का ये मान लो कि ये बॉर्डर है और यहाँ पर ये शिप आकर खड़ी होगी, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर अनाउंस करते हैं जो भी शिप से उतरा तो उसको हम गोली मार देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार वन शुरू हो चुका था। अब वर्ल्ड वार वन में ये ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि कोई भी पर्सन इधर उधर मूव नहीं करेगा, ठीक है, और जो भी जहाँ पर भी इनकी कॉलोनी है वहाँ वहाँ से तो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो ये शिप पर जो लोग थे वो 2 महीने तक फंसे रहे थे। में ये शिप चलता है हमारे भारत से, ऐसे लगाओ मई में जाकर पहुंचा, तो मई में जाकर ये जब पहुंचता है तो वहां पर ये खड़ा रह जाता है, मतलब बिल्कुल कनाडा पहुंच गए हो लेकिन कनाडा की आप धरती को छू नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप शिप पर ही हो। तो 2 महीने जुलाई तक ये शिप पर ही रहते हैं लोग। फिर जुलाई में ब्रिटिशर अनाउंस करते हैं जहां जहां से जो जो शिप आई है उनको वापस जाना होगा। अब ये यहाँ से कनाडा से वापस चलते हैं, वैनकूवर में पहुंचते हैं कनाडा के, तो वहां से वापस चल के इंडिया में कोलकाता पहुंच जाते हैं। अब जब कोलकाता पहुंचते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स इनके अगेंस्ट, मतलब कुछ ऐसे आप कहो कि ये एक तरह से ना झड़प हो जाती है। जो ये लोग यहाँ पर कोलकाता में उतरते हैं, ऑब्वियसली आप समझो कि एक पर्सन अप्रैल से चला है और वो कनाडा घूम कर फिर वापस इंडिया आ गया और कनाडा की धरती को ये टच भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो गुस्से में तो यहाँ पर आएंगे लोग, ठीक है, इस तरह से समझो। तो जब ये कोलकाता उतरते हैं ये लोग, तो ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ झड़प हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कैजुअलिटीज भी देखी गई थी 50 या 100 के अराउंड। और इसी वजह से एक यहाँ पर गदर पार्टी होती थी, ठीक है। गदर पार्टी ने एक फाइनली एक यहाँ पर डिक्लेयर करा था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़े वाला रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये मैंने बताया हुआ है जब हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री, तो आप वो सेशन देख सकते हो, उसको देखकर आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कोमा घाटू इंसिडेंट क्या था, ठीक है जी। तो ये एक तरह की क्या थी, शिप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड 1939 इज अवन पार्टी नेम्ड। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि उनके जो एक लीडर हैं जिनका नाम है पिटाबी सीतारमैया, ठीक है, वो बने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं 1939 में, लेकिन इनको बाद में प्रेशराइज किया जाता है और ये फिर रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन करने के बाद ये अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ये है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक्स मीन्स। अब जो मार्केट टर्म है ये हम इसको किस तरह से देखते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या ये एक सेंट्रल प्लेस है, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, प्लेस व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड, शॉप्स एंड सुपर बाजार्स। देखिए ये एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पर आपकी मार्केट लगती है, ठीक है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे एक तरह की इसको आप ऐसे समझो कि जहाँ पर अलाउ किया जाता है बायर एंड सेलर्स को, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखिए अलाउ किया जाता है बायर्स एंड सेलर को कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ गुड्स सर्विस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और ये एक डेफिनेशन को किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू वाल्टर क्रिस्टेलर्स, ठीक है जी। सेंटर प्लेस थ्योरी ये इन्होंने दी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंपल तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बिल्कुल ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीडीपी क्या होता है, वैसे मैं अभी इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, फिर डिटेल में समझाऊंगा। देखिए जीडीपी का मतलब होता है अगर हमारे भारत में कोई भी कंपनी यहाँ पर हम लोगों को कमाई करके दे रही है, या ऐसे समझो कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं, यूएसए कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, उनसे अल्टीमेटली फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को हो रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है हमारे इंडिया में रहते हुए, जो भी यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो यहाँ पर सेल हो रहा है, इससे हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, और वो किस में काउंट होता है, जीडीपी में। मतलब इंडिया को यहाँ पर इनकम आनी चाहिए, ऐसे समझो कि इंडिया में रहते हुए जितनी भी कंपनीज अर्न करके दे रही हैं वो एक तरह से जीडीपी है। अगर आपसे जीएनपी पूछा जाए तो जीएनपी होता है कि हमारे भारत की कंपनी से जो हमें अर्निंग होती है, लाइक जैसे पतंजलि, बाबा रामदेव जी के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर यूएसए में बिके, यूके में बिके, युगांडा में बिके, कहीं पे भी बिके,
वहां से जो अर्निंग होगी वो किस में काउंट होगी, जीएनपी में। इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो। अच्छा चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है नीति आयोग, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डी है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। गाइस इसका सही आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। अब आरबीआई नहीं काउंट करता जीडीपी क्या है, ठीक है जी। तो आरबीआई नहीं करेगा। नीति आयोग एक तरह का प्लानिंग कमीशन को हमने रिप्लेस करा है, ठीक है। पहले 5 ईयर प्लान था, अब ये 15 ईयर से हम रिप्लेस कर चुके हैं नीति आयोग। इसको मैं डिटेल में डेली डोज में डिस्कस भी करवा चुका हूँ, वहां पर जाकर देख सकते हो। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। सी है सेंट्रल सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी फाउंडर नहीं, राइट नाउ चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो आपको पता ही होगा गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, अच्छा ये इसका आंसर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का मेरा पहला क्वेश्चन, फिर हम क्विज भी डिस्कस करेंगे। CSO ये किसके अंडर आती है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? या फिर इसके कोई चेयरमैन भी हैं? वैसे चेयरमैन नहीं होते, मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आप मेरे को मिनिस्ट्री के अंडर बताइएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। वो मिनिस्टर के नेम, वो मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन ऑक्ट्रॉय? ऑक्ट्रॉय क्या होता है? देखिए ऑक्ट्रॉय क्या एक टैक्स है, या टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। अच्छा आपने देखा होगा ना, स्टेट में मान लो कि लाइक है जैसे हरियाणा है, पंजाब पंजाब इधर है, ठीक है। ऐसे समझ लो दिल्ली इधर है। अगर मान लो दिल्ली से कोई भी सामान आता है, वो हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करता है, ठीक है। तो हरियाणा के बॉर्डर में जो भी यहाँ पर एक तरह का ऑक्ट्रॉय होगा, वो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेगा जो भी गुड आएगा। उसके बाद जब वो पंजाब जाएगा तो यहाँ पर एक ऑक्ट्राई होगा। मतलब एक तरह से आप इसको इजी लैंग्वेज में चुंगी टैक्स आपने सुना होगा ना, चुंगी टैक्स, उसी को ऑक्ट्राई कहा जाता है, ठीक है। जो स्टेट में एक तरह से एंटर करने के लिए आपसे टैक्स लिया जाता है। हालांकि जीएसटी के बाद ये बहुत कम हो गया, क्योंकि जीएसटी में क्या कंसेप्ट था कि भारत में कोई भी गुड अगर बिक रहा है उसका सेम ही रेट रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्ट्राई इज ए लोकल टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दोज गुड that have been bought into the city state for the purpose of personal use and sale. The charges on the item are generally levied after on the weight, value and total number of goods. It is levied on certain articles such as foodstuffs on their entry into the city. चलिए होपफुली आपको बहुत इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्ट्राई क्या है? अब अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन हमारा। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, अब निफ्टी किसे एसोसिएट करता है? मैं आपको एक बार स्टॉक एक्सचेंज समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा, और जिनको नॉलेज है वो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां पर आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। अब शेयर को बाय और सेल करना, ठीक है, ये भी एक आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर मान लो कि आप शेयर को बाय करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हो तो बहुत ही एक ईजी फॉर्मेट है, किसी बैंक में जाकर खुलवा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो। 5paisa.com, यहाँ पर बहुत ही इजीली खुल जाता है डीमेट अकाउंट। चलिए बहुत सारी साइट्स हैं, या ऐसा कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है, ठीक है। हम कोई सच में ये आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपको खुलवाना जरूरी है, जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन फेमस कौन सी है? BSE एंड NSE। आपने सुनी दो होंगी, लेकिन इंडिया में बहुत सारी हैं, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मेनली दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो निफ्टी है वो किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है जी। NSE का इंडेक्स है। BSE का जो इंडेक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो BSE है ये 1875 में आया था वर्किंग में,
ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट मुंबई। 5500 यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है अंडर बीएससी, और 1600 कंपनी रजिस्टर्ड है एनएससी में, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे भारत में बीएससी वर्क कर रही थी, तो बीएससी वर्क कैसे करती थी, बहुत सारे यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप यहाँ पर जो शेयर की बाय और सेल करना चाहते हो, क्या आप डायरेक्ट एनएससी से करते हो? नहीं, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ये आपको सही मायने में बताएंगे कौन सा शेयर आपको बाय करना चाहिए, कौन सा शेयर आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिंक नहीं कर सकते एनएससी और बीएससी से, ठीक है जी। तो चलिए, ये तो एक अलग था। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि जो बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर हैं बीएससी और एनएससी में। अच्छा ना, 1875 में जब बीएससी आई थी तो ब्रोकर्स यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते थे, तो एक शेयर को सेल बाय करने में बहुत टाइम लग जाता था। फिर यहाँ पर दौर आया कंप्यूटर का दौर आया था हमारे इंडिया में 1986 में, राजीव गांधी जी लेकर आए थे। और 1992 में एनएससी जो था ये एक तरह से वर्किंग में आया। अब जब ये वर्किंग में आया तो कंप्लीटली ये मॉडर्न ऑटोमिक सॉरी एटोमिक ऑटोमेटिक मॉडर्न ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आया था, मतलब प्रॉपर एक कंप्यूटर के थ्रू आया था, ठीक है। चलिए, सॉरी हो जाता है कई बार। और एनएससी जब आया कंप्यूटर प्रॉपर एक मॉडर्न टेक्निक के थ्रू, तो उसके बाद बीएससी पहले तो नहीं आया था, बीएससी ने इनकार कर दिया था। फिर फाइनली बीएससी भी कन्वर्ट हो गया था, जो पहले फिजिकल तरीके से सेल और परचेज करे जाते थे शेयर्स। उसके बाद ये 1995 में ये भी कंप्यूटर के थ्रू हो गया था। अब कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एक तरह का डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज देखने को मिला हमारे कंट्री में 1995 के बाद। 1992 में ये तो आ ही चुका था, ठीक है जी। और इसका भी हेडक्वार्टर का है मुंबई में। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, 5500, और यहाँ कितनी है, 1600। यहाँ मैंने लिखा ही था 1600। अब ये एक्चुअली में सेंसेक्स होता क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि निफ्टी किससे एसोसिएट करता है, एनएससी से, और सेंसेक्स किससे करता है, बीएससी से। ये इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है, आप इसको इस तरह से समझो कि कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट पता करने के लिए ये इंडेक्स जरूरी होता है, या फिर आप ऐसे समझो कि कंपनी के जो शेयर होते हैं, अगर हम पता करना चाहते हैं कि मार्केट में उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमें ये इंडेक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पता करना चाहते हो, अब देखो यहाँ पर 5500 कंपनीज है। अब सभी कंपनीज के जो शेयर हैं वो तो हम यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकते, है ना। मतलब मान लो कि जैसे आपने टीवी पर देखा भी होगा, जो शेयर्स हैं वो चलते रहते हैं। अब ये सभी की सभी कंपनीज को ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक इंडेक्स के रूप में कुछ चुनिंदा कंपनीज को यहाँ पर रखा जाता है, जो टॉप कंपनीज होती हैं, ऐसे समझ लो आप। तो जो बीएससी की टॉप कंपनीज हैं वो कितनी हैं, बीएससी 30, तो 30 कंपनी का एक इंडेक्स तैयार कर दिया जाता है। और इसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, मतलब हमारे देश की जीडीपी ग्रो कर रही है या फिर वो नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, ऐसे पता लगता है। मतलब ये एक तरह का इंडेक्स तैयार करा जाता है। अब 5500 का यहाँ पर ट्रैक नहीं रखा जाता, सिर्फ 30 कंपनीज के थ्रू ही पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में हमारे देश की जो शेयर मार्केट है वो अप है या डाउन है। ऐसी एनएससी में कितनी कंपनीज को इंडेक्स के रूप में या कितनी कंपनीज को एक तरह से सैंपल के तौर पे रखा जाता है, 50, टॉप 50। आपने सुना भी होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। अगर कंपनी के शेयर्स अप जा रहे हैं, मान लो कि जैसे हमारे देश में बजट आता है जब भी, तो हमें पता लगता है कि बजट जब भी पेश होता है और हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज अप चला गया, तो उसको क्या कहा जाता है, बुल मार्केट। जब अप जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बुल मार्केट, और अगर डाउन जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बियर मार्केट। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जब बजट आता है, या फिर कोरोना वायरस के टाइम भी आपने देखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। और आज की जो हमारे क्विज के 2 क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, फाइनली क्विज टाइम। पहला क्वेश्चन है, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो आपको बताना है 1 कैरेट ऑफ डायमंड किसके इक्वल है, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम से, डैश स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू सोयल कार्ड टू फार्मर विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड फर्टिलाइजर। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सोयल हेल्थ कार्ड, बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डी है नेशनल अर्बन मिशन। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, स्लीपी क्लासेस। आपको जस्ट सर्च करना है स्लीपी क्लासेस, और इस पेज को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, जितनी भी स्कीम्स हैं वो डेली वाइज हम पोस्ट करते हैं, एंड साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो मैप्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैप्स। और लाइक एस मान लो कि आपको टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, या समटाइम्स हम टाइगर रिजर्व्स होते हैं और उनको क्रैम नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है ना, और हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, जैसे मध्य प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है या कुछ भी, लाइक जैसे आप स्कीम्स के थ्रू अगर उस इंफॉर्मेशन को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हो तो आपको लंबे समय के लिए याद रहता है। तो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं तो आप स्लीपी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और स्लीपी क्लासेस का जो पेज है उसको लाइक कीजिए, और जितनी भी स्कीम्स और मैप्स आती हैं वहाँ पर आप देख सकते हो डेली वाइज। बहुत ही आपको बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो ये दोनों क्विज को आप मुझे बताइएगा कौन इसका आंसर क्या है, और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 3 क्वेश्चन हो गए आज के। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।